दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इसका आंसर बताओ आप मुझे, क्यों है नाइट्रोजन इनर्ट गैस? Because of presence of triple bond which is very strong and यस, cannot be easily वेरी break. गुड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो है बेटा वो ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करती। तो ये बात मान के चले कि रूम टेम्परेचर पर तो कोई रिएक्शन करती नहीं है, बट हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगी। तो इसकी जो रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस की, जो हाई टेम्परेचर पर हो रही हैं, वो जो क्या क्या हो रही हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लेंगे मेटल्स के साथ। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको याद रखें कि इनर्ट गैस क्यों है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो है विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगी। आपने अस ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास में पढ़ा है, तो अस ब्लॉक एलिमेंट में जो अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं, उनमें से सिर्फ आपने ये पढ़ा होगा कि सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है। रिमेनिंग मेटल्स जो हैं, रिमेनिंग अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। हम यहाँ पर कारण नहीं जानेंगे, आपको पता है हाँ जी, सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है हीट करने पर। और क्या बनता है बेटा? लिथियम नाइट्राइड। यस, फॉर्मूला लिख लोगे आप लिथियम नाइट्राइड का, वैलेंसी पता ही है आपको। तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Li3n। ठीक है, अभी मैं आपको ये आंसर नहीं दूंगी कि लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, रिमेनिंग मेटल्स रिएक्शन क्यों नहीं करती, अल्कली मेटल्स। और आपको पता है कि लिथियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप है बेटा, वो किसके साथ है? सेकंड ग्रुप अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की मैग्नीशियम के साथ। यस, तो लिथियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम जो है वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो क्या बना लेगी बेटा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। यस, फॉर्मूला बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड का बोलते रहा करो तुम, Mg3n2। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये बेटा मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे रिएक्शन विद सेकंड जो रिएक्शन है वो नॉन मेटल्स के साथ ले लेते हैं। पहले मेटल्स के साथ ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं नॉन मेटल्स के साथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हम इसकी रिएक्शन लेंगे, कुछ कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन लेंगे। नॉन मेटल में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद करनी है नाइट्रोजन की। एक तो नाइट्रोजन की जो रिएक्शन याद करनी है आपको, वो याद करनी है बेटा ऑक्सीजन के साथ। देखो, आप पता है आप लोगों को कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, लेकिन दोनों कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं कर रही नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्शन नहीं करती, और अच्छा है हमारे लिए बहुत, अगर ये रिएक्शन कर जाती तो हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता, NOx में कन्वर्ट हो चुका होता। लेकिन इनके बीच में रिएक्शन होगी। आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो ये रिएक्ट करेंगी जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है। तो बेटा रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करती। लगभग इनको क्या चाहिए? लगभग इनको चाहिए 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी। ठीक है, और क्या बना लेंगी? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। यस बच्चों, समझ में आ रही है? लेकिन ये रिएक्शन कहाँ पर होती है बच्चों? देखो, कभी जब लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग जब बिजलियाँ चमकती हैं उस टाइम हो जाती है ना। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा बायो के अंदर, छोटी क्लासेस में भी आ जाता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है तो जहाँ जिस पार्ट में एटमॉस्फेयर के जिस पार्ट में लाइटनिंग होती है वहाँ पर यहाँ क्या होती है, इतना टेम्परेचर इनको मिल जाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर आपको पता है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी इस नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कभी भी NO के फॉर्म में नहीं रहता, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेता है। यस बच्चों, NO2 बना लेगा ये तुरंत। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है एंट्रेंसेस में, ये कलरलेस गैस है बेटा, न्यूट्रल है और कलरलेस गैस है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको पता है ब्राउन कलर की गैस है। तो ऐसी कौन सी गैस है? एक बार फिर से बताना, मैं मुझे समझ नहीं आया। कौन सी बता दो बेटा? ये वाली। देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगभग रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। तो ये टेम्परेचर, या तो अगर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना पड़े तो हम दे देंगे ये टेम्परेचर। नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है? जो आगे नाइट्रिक एसिड जो बनाना होता है ना, इंडस्ट्रीज़ में जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है,
उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यह तो इंडस्ट्रीज़ में बनाना पड़ता है इसको। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों के बीच में इसमें डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में कब होती है? लाइटनिंग के दौरान, जब बिजली चमकती है उस दौरान हो जाती है, क्योंकि ये दोनों गैस तो एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई हैं, तो उनको हाई टेम्परेचर वहाँ पर लाइटनिंग के दौरान मिल जाता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा कलरलेस गैस है, न्यूट्रल भी है, कलरलेस गैस भी है, लेकिन ये कभी भी अन्नों की फॉर्म में रहती नहीं है। ये तुरंत क्या करेगी, जैसे ही बनेगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो कलरलेस है, न्यूट्रल है, लेकिन एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आते ही ब्राउन कलर की गैस में बदल जाती है, तो वो है एनओ गैस। ये कलरलेस है, न्यूट्रल है, लेकिन ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आते ही इसके साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेगी, क्योंकि बेटा ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के पास, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना ये। तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती है वो रिएक्टिव होती है, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं, NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो मैंने वैसे एडिशनल आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, फिलहाल हमारे काम की रिएक्शन ये है। अच्छा बेटा, ये प्रोसेस एक और जगह भी होती है। कहाँ पर होती है ये? जो व्हीकल के जो एग्जॉस्ट होते हैं बेटा, वहाँ पर भी ये प्रोसेस चलती है। हम ये कहते हैं ना कि जब व्हीकल्स के अंदर फ्यूल जलता है, जब गैसोलीन का कंबस्शन होता है, तो वहाँ पर NOx बनते हैं। वो NOx ऐसे ही बनते हैं। क्या होता है बेटा, व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है उसके आसपास देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस तो है ही, तो एग्जॉस्ट के पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनको मिल जाता है, इन दोनों गैसेस को, तो वहाँ पर बन जाता है NO। और NO फिर क्या करेगा, फर्दर नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 आपको पता है वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बनाती है, मैंने बताया था ये बात तुम लोगों को, और एसिड रेन का कारण बनती हैं ये। और ये NO एक और भी हार्मफुल काम करती है। क्या काम करती है बेटा? ये ओजोन को डेप्लीट करती है ना। ओजोन में मैं बहुत डिटेल से आपको ये बात बताऊंगी। तो जो बेटा हमारे पास जो एयर जेट होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, वहाँ पर भी क्या होती है, ये दोनों गैसेज आपस में उनके एग्जॉस्ट के पास रिएक्शन करके NO बना लेती हैं। NO क्या करती है, फिर ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको डेप्लीट करती है। तो फिलहाल तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में बेटा HNO3 बनाने की 2 इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं। नाइट्रिक एसिड को, अगला हमारा जो कंपाउंड है वो नाइट्रिक एसिड ही है, तो डिटेल से हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ में 2 प्रोसेस से HNO3 बनाया जाता है, एक तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है और एक दूसरी है ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस। तो बेटा जो ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस है उसका ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं किया जाता। प्रोसेस है BIRK, ब्रिकलैंड आइड। ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोबारा नाइट्रिक बताना एसिड। मैम। बेटा ये ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड बनाने की। तो पता है, मैं डिटेल से बताऊंगी। ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस को वैसे आजकल इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं किया जाता, ओस्टवाल्ड को यूज़ किया जाता है। उसका भी मैं भी कारण बता देती हूँ कि ओस्टवाल्ड को क्यों यूज़ किया जाता है और ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस को आजकल यूज़ क्यों नहीं हो रहा, दोनों के कारण। देखो, ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है, उसका जो की स्टेप है HNO3। ब्रिकलैंड आइड प्रोसेस में HNO3 बनाने का, नाइट्रिक एसिड बनाने का की स्टेप यही है। पहले नाइट्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवा के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में देखो यहाँ पर कितना हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो इतना हाई टेम्परेचर देने के लिए जो फ्यूल की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਢੀਠ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मतलब इंडस्ट्रीज़ तो ऐसा कोई काम नहीं करेगी ना भाई, कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो बहुत उसके बनाने में ही, मैन्युफैक्चरिंग में ही उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाली प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और फिर नाइट्रिक एसिड बनता है। तो बाकी के जो स्टेप हैं वो अभी मैं नहीं बता रही, क्योंकि हम नाइट्रिक एसिड को डिटेल से लेंगे तभी बताऊंगी बाकी के स्टेप।
बाकी के स्टेप दोनों में सेम ही रहते हैं। एक बार नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने तक का जो स्टेप है वो दोनों में अलग अलग है। किस किस में अलग अलग है? ब्रिकल्ड में और ओस्टवाल्ड में। बनेगा उस ओस्टवाल्ड में भी पहले नाइट्रिक ऑक्साइड ही फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वो फर्दर, चलो मैं आपको यहाँ पर बताई देती हूँ थोड़े। आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेटा बना लेती है HNO3 और HNO2 दोनों बनाती है। इनको फिर सेपरेट कर लिया जाता है इस तरह से। 3 स्टेप समझ में आ रहे हैं तुम्हारे? पहले बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवा के बना लिया जाता है नाइट्रिक एसिड। तो ये जो स्टेप है ना बेटा, ये ब्रिकल्डाइड प्रोसेस का स्टेप है। इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रिकल्डाइड प्रोसेस में बनाया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ये देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब क्या, एक महंगी प्रोसेस है, इसलिए आजकल इसका यूज़ नहीं करती इंडस्ट्रीज़। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का करती हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का नहीं, अमोनिया का। बता देती हूँ, अमोनिया की रिएक्शन है ये। अगला कंपाउंड हम अमोनिया भी पढ़ेंगे, रह गया था ना अभी। तो अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। क्या करते हैं बेटा, प्लेटिनम की एक वायर बना ली जाती है, जिसको लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको इस वायर को हीट किया जाता है। प्लेटिनम की जो वायर बनी हुई होती है उसको 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाता है, और उसमें से ये दोनों गैसेस गुजारी जाती हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लेटिनम वहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा, इन दोनों की रिएक्शन करवा देगा और बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। तो देखो बेटा, यहाँ पर भी बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, तो लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर सिर्फ 500 डिग्री सेल्सियस ही देना पड़ा। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस की स्टेप है बेटा। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड इस प्रोसेस से इस तरीके से बनाई जाती है, जबकि ब्रिकल्डाइड में इस तरीके से बनाई जाती है। तो किसका यूज़ करेंगे? ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। आगे स्टेप सेम है, आगे के ये स्टेप चलेगा, फिर ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन। तो बेटा उसके अंदर अब हम ये हमारी क्या कंप्लीट कर रहे थे, हम नाइट्रोजन की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर रहे थे। ऑक्सीजन के साथ हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन ली। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर। फिर इस प्रोसेस के हमने यूज़ देखे कि ये प्रोसेस हम आगे कहाँ पर यूज़ में ला रहे हैं। ठीक है। तीसरी जो नॉन मेटल के साथ ही इसको हम ए पार्ट दे दें, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के रिएक्शन जो बी पार्ट हम ले लेते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। आप लोगों ने हैबर प्रोसेस का नाम तो सुना होगा बच्चों। यस, बहुत यूज़ करते हो हैबर प्रोसेस, है ना। चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो या मतलब इनऑर्गेनिक रिएक्शन का जो मतलब एक जानी मानी रिएक्शन जो है हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन। यस, नाइट्रोजन गैस या मोल, जो हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है उसमें तो हम बार बार इसी को यूज़ करते रहते हैं। तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ बेटा रिएक्शन करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये। और इस रिएक्शन के लिए जो अप्रोप्रिएट कंडीशन वो अभी आपको बताती हूँ, अमोनिया बनती है। इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया बनाने की प्रोसेस है बेटा। देखो नाइट्रोजन की तो ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अमोनिया की ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया गैस को इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। यस, प्रोसेस कौन सी है बेटा? हैबर प्रोसेस है। तुमसे पूछा जाएगा बहुत डिटेल इसकी, हैबर प्रोसेस। ये है हैबर प्रोसेस, सुना होगा ना बच्चों? तुम बोल नहीं रहे हो, बोल। Yes, हाँ, तो बेटा ये हैबर प्रोसेस है। yes, ma'am. हाँ, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है बेटा, इसकी डेल नेगेटिव होती है, यानी कि प्रोसेस नेगेटिव है बेटा। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हैबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया की इल्ड को बढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन बताओ। कौन कौन सी ऐसी अप्रोप्रिएट कंडीशन दोगे जिसमें अमोनिया की इल्ड को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बन सके? आपको पता है इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस है, प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट, प्रोडक्ट की इल्ड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में। तो हमें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ता है ना, इक्विलिब्रियम को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ता है, ताकि हम रिएक्टेंट को कंज्यूम करके हम प्रोडक्ट बना सके।
तो इस इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, तभी तो अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए, अच्छा यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ। N2 + 3s2 से 2n3 बनता है, आपको सबको पता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो लगभग 200 से 300 ATM प्रेशर यहाँ पर दिया जाता है, बार कह लो या ATM कह लो, एक ही बात है। टेम्परेचर जो है अप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर दिया जाता है बेटा इस प्रोसेस में वो दिया जाता है 700 केल्विन। प्रेशर जो दिया जाता है वो लगभग 200 से 300 बार या ATM प्रेशर दिया जाता है। अप्रोप्रिएट कंडीशन, कैटलिस्ट डाला जाता है। यस बच्चों बताओ मुझे कौन सा कैटलिस्ट डाला जाता है बेटा? आयरन। इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रमोटर डाला जाता है मोलिब्डेनम। तो बेटा अमोनिया की यील्ड को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन से हम स्टेप लेंगे हैबर प्रोसेस में कि अमोनिया की यील्ड बढ़ सके? कैटलिस्ट क्या करता है? प्रोसेस को, रिएक्शन को, कैटलिस्ट क्या कर देगा? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं कर रखा। टेम्परेचर आपको पता है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो। टेम्परेचर रिएक्शन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम स्पीड तो ले लेंगे, प्रोडक्ट के का मतलब बनने की जो स्पीड है, रेट तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, लीचुटिलियर प्रिंसिपल लगाओगे आप। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, आपको पता है ना। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर लो है, और टेम्परेचर लो इस डायरेक्शन में होगा। आपको पता है कि फॉरवर्ड प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होती है तो बैकवर्ड प्रोसेस क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। यस, लीचुटिलियर प्रिंसिपल लगा रही हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू लीचुटिलियर प्रिंसिपल द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। If we want to increase the temperature to increase the rate of reaction, then reaction shift in backward direction. लीचुटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चल रही है और उसमें अगर हमने कुछ चेंज किए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में वो चेंज खत्म किया जा सके। इक्विलिब्रियम नहीं चाहता डिस्टर्ब होना। अगर हम इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हम इसको डिस्टर्ब कर दें, तो ये उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने वो जो चेंज किया उसको ख़त्म किया जा सके। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वापस क्या करेगा? उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। देखो बेटा, अगर ये प्रोसेस हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर ये प्रोसेस इसी डायरेक्शन में चलती रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि इस प्रोसेस के चलने से ही तो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब इक्विलिब्रियम में प्रोसेस चल रही है, वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहेगी, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में उस चेंज को ख़त्म किया जा सके। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो प्रोसेस तो हम स्पीड तो बढ़ा लेंगे, लेकिन क्या हो जाएगी? यील्ड कम हो जाएगी। यील्ड बढ़ाने के लिए हमें स्टेप उठाने हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम ही है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कर सकते, क्योंकि लो करेंगे तो रेट कम हो जाएगा, हाई करेंगे तो यील्ड कम हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन दिया जाता है। पूछा जाएगा तुम लोगों से हैबर प्रोसेस का टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, आसान सी है बिल्कुल ही, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई क्यों नहीं किया गया? कारण समझ गए तुम। बहुत ज़्यादा लो क्यों नहीं किया गया? लो करेंगे तो रेट, अमोनिया के बनने का रेट कम हो जाएगा, और हाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यील्ड कम हो जाएगी। ऑप्टिमम रखना पड़ता है। प्रेशर, यहाँ पर देखो प्रेशर का रोल देखो तुम। प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में गैस के मोल कम हो, है ना बेटा, क्योंकि मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है ना प्रेशर। मोल कम कर दोगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रोसेस तो वापस ये चाहेगी ना कि प्रेशर कम हो जाए। और प्रेशर किस डायरेक्शन में जाने से कम होगा ये बताओ? जिस डायरेक्शन में मोल कम बनेंगे। यहाँ पर देखो गैस के मोल टोटल है 4, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, टोटल मोल 4 है। और यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं बेटा? 2। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में मोल कम होंगे। देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल कम है, तो इसीलिए बहुत हाई प्रेशर यहाँ पर हम दे सकते हैं। 200 से 300 ATM या बार प्रेशर हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है।
ताकि इक्विलिब्रियम को हम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यील्ड बढ़ा सकें। कैटलिस्ट क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। मोलिब्डेनम इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, आयरन की एक्टिविटी को। तो ये मैंने बता दी यहीं पर। अब मैं अमोनिया वाले पार्ट में नहीं बताऊंगी। नाइट्रोजन के लिए बस हमें फिलहाल तो ये रिएक्शन ही करनी थी, लेकिन इसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी। अमोनिया की हैबर जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया जो बनाई जाती है, उसकी पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, हमने नाइट्रोजन की 2 नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर लिए बेटा, ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। दोनों में मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आपको 2 ही नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करनी है। एक और इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन की रिएक्शन अब मैं आपको बताऊंगी। नाइट्रोजन की जो एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वो है एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। कैल्शियम कार्बाइड सुना होगा तुम लोगों ने, कैल्शियम कार्बाइड। तुम सोचते रहे होगे कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। यस, कैसे बना है ये Ca2 पॉजिटिव और C2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है ये कार्बाइड आयन। देखो एसिटिलीन एसिडिक गैस है, आप लोगों को पता है बेटा, एसिटिलीन एसिडिक गैस है ना। तो एसिटिलीन क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को दोनों को H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ये लॉस कर सकती है। तो जब ये H पॉजिटिव आयन चला जाएगा और ये H पॉजिटिव आयन चला जाएगा तो C2 नेगेटिव आयन नहीं बन जाएगा। इसी आयन को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बाइड आयन बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड है ये। तुम्हें खास बात पता है इस कैल्शियम कार्बाइड की, जब तुम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे ना तो क्या बनेगा, वाटर के हाइड्रोजन वापस कार्बाइड आयन के साथ जुड़ के क्या बना देंगे, एसिटिलीन बना देंगे। और OH नेगेटिव आयन कैल्शियम आयन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। यस, 11th क्लास की रिएक्शन है ये, जो तुम पढ़ चुके हो। तो इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड को कैल्शियम एसिटिलाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसके, 2 नाम है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम एसिटिलाइड। ठीक है क्या, कैल्शियम एसिटिलाइड क्यों बोला, क्योंकि ये एसिटिलीन गैस देती है वाटर के साथ रिएक्शन करके। आपको पता है एक एक्सीलेंट फ्यूल है एसिटिलीन, बहुत हाई इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। अगर इसका प्रॉपर इसका कंप्लीट कंबस्शन करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा, जो वेल्डिंग वगैरह, जो वेल्डर वगैरह जो होते हैं वो इसका यूज़ करते बेटा। तो हमारी ये रिएक्शन नहीं है फिलहाल, ये मैं एक एडिशनल आपको बात बता रही थी। हमारी तो जो रिएक्शन है वो कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ है। कैल्शियम कार्बाइड की, हम तो नाइट्रोजन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना बच्चों। तो कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन जब करता है तो एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2 प्लस कार्बन। इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड नाम है बेटा इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड को नाइट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर है बेटा ये, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर है ये। क्यों इसको नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर बोला जाता है, क्योंकि जब हम इसको खेतों में डालते हैं, पानी डालते हैं वहाँ पर, तो पानी के साथ रिएक्शन करके ये अमोनिया गैस देता है। ये कैल्शियम साइनामाइड जो है इसको नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर के रूप में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हमारे फर्टिलाइजर ऐसे ही करते हैं ना, जो भी हम यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया भी यही करती है। खेतों में जब पानी पड़ा होता है उसके साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लेते हैं, और अमोनिया को प्लांट यूज़ करते हैं, अमोनिया से नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो ये भी अमोनिया बना दे। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और अमोनिया गैस निकलेगी जिसको प्लांट यूज़ कर लेंगे, है ना। यस, इम्पोर्टेंट है बेटा बहुत। तो पहले कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम साइनामाइड बनाता है। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना रही है। तो देखो यहाँ पर अगला कंपाउंड हमारा अमोनिया ही है। अमोनिया की प्रिपरेशन ले रहे हैं हम, 2 अमोनिया की प्रिपरेशन हम यहीं पर पढ़ चुके हैं। एक तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ हैबर प्रोसेस में जो इंडस्ट्रियल मेथड है इसका, दूसरा कैल्शियम साइनामाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके भी अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा दी मैंने आप लोगों को। नाइट्रोजन की हमें इससे बाहर कोई रिएक्शन ना एंट्रेंस में आएगी और ना तुम्हारे सिलेबस में, इसमें बोर्ड में आएगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ नाइट्रोजन की हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है। तुम लिख लोगे ना अपना, साथ के साथ ये रिएक्शन लिख लिया करो। हाँ, तो बेटा नाइट्रोजन की हमने जो रिएक्शन पढ़ी है
Yes, ma'am. 3 मेटल के साथ पड़ी हैं, ऑक्सीजन के साथ पड़ी है, हाइड्रोजन के साथ, और एक हमने एक कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन पड़ी है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं नाइट्रोजन के यूजेस के ऊपर। नाइट्रोजन के यूज़, नाइट्रोजन के जो यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो मेटलर्जी में, मेटल्स की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं वह बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मोल्टन फॉर्म में होती है मेटल। अगर उनके कंटेक्ट में ऑक्सीजन चली जाती है तो तुरंत ही रिएक्शन करके वापस ऑक्साइड बना लेंगे, इसीलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के काम आती है। प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग मेटलर्जी, प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग मेटलर्जी। ठीक है। दूसरा, और इनर्ट एटमॉस्फेयर बल्ब वगैरह में भी दिया जाता है, जो जिन थर्मोमीटर का हाई टेम्परेचर मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। अब ऐसी डिवाइसेस भी है ना जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और जहाँ पर हम अल्कोहल वगैरह का या मरकरी का यूज़ नहीं कर सकते, तो बेटा थर्मोमीटर टूट जाएगा वहाँ पर इतने हाई टेम्परेचर के अंदर। तो थर्मोमीटर को टूटने से बचाने के लिए नाइट्रोजन डाल दी जाती है। तो नाइट्रोजन का जो दूसरा यूज़ है वो हाई टेम्परेचर मेज़र करने वाले थर्मोमीटर में भी होता है। नाइट्रोजन यूज इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। बल्ब वगैरह में भी डाल देते हैं ताकि बल्ब की लाइफ बढ़ जाए इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। तो मतलब ये एक ही यूज़ है, जनरली इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए इसका काम किया जाता है। दूसरा, आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 77 केल्विन के ऊपर बेटा बॉयल हो जाती है, यानी कि अगर कोई लिक्विड नाइट्रोजन गैस रखी है और हमने उसको रूम टेम्परेचर पर ले आए तो वो क्या होगी, बहुत हाईली वोलेटाइल होगी, बहुत हाई स्पीड के साथ क्या होगी, लिक्विड से इवेपोरेट होगी। और आपको पता है जब भी इवेपोरेशन होगा और जितना फास्ट इवेपोरेशन होगा कूलिंग करेगा, इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, कूलिंग एजेंट है बेटा, कूलिंग एजेंट का काम करती है। रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। और अगली जो यूज़ है बेटा, देखो बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र हैं, बहुत सारे जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है वो हमने नाइट्रोजन से बनाए। अभी देखो तुम HNO3 बनाने में यूज़ हुआ इसका, अमोनिया बनाने में इसका यूज़ हुआ, नाइट्रोलियम बनाने में यानी कि फर्टिलाइजर्स बनाने में, तो ये कंपाउंड बनाने में यूज़ हो गया। कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा बच्चों, ये नाइट्रोजन हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। उसके बाद अमोनिया स्टार्ट करेंगे। अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया का प्रिपरेशन हेबर प्रोसेस आप यहीं से करोगे, मैं करवा चुकी हूँ। लेबोरेटरी प्रिपरेशन बता रही हूँ आप लोगों को अमोनिया का। अमोनिया स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या नाइट्रोजन, ये बताओ, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अमोनिया स्टार्ट करेंगे अब। Yes. अमोनिया में सबसे पहले प्रिपरेशन ही ले लेते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बाद में करेंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ले लेते हैं, लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आप एक बात याद रखें, लिक्विड अमोनिया सुना होगा तुम लोगों ने, लैब में बोतल भी देखी होगी। लिक्विड अमोनिया कैसे बनती है? अमोनिया गैस वाटर के अंदर हाईली सोलूबल है, कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। अमोनिया गैस वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो वाटर के अंदर हाईली सोलूबल होते हैं। अमोनिया गैस भी बहुत ज़्यादा सोलूबल है। 1 लीटर वाटर के अंदर 25 लीटर अमोनिया गैस को घोल सकते हैं, इतनी हाईली सोलूबिलिटी है इसकी बेटा। तो बेटा लिक्विड अमोनिया कुछ और नहीं है, अमोनिया गैस को ही वाटर के अंदर घोल के बनाया गया है और ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको भी पता है। तो लिक्विड अमोनिया यही है। अगर तुमसे कोई लिक्विड अमोनिया पूछे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर लाओगे। अब बोतल जब तक बंद है तब तक ये उसमें घुली हुई है, लेकिन धीरे धीरे निकलेगी ना, या इसको अगर तुम स्लाइटली भी हीट कर दोगे, रूम टेम्परेचर भी दे दोगे, तो ये वापस क्या हो जाएगा, मतलब ये आपको पता है कि ये एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, आयनाइज होगा, फर्दर आयनाइज होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसी को यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देती हूँ। वीक बेस है, फर्दर अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मतलब क्या होगा, अमोनिया वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वापस अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अगर कभी भी तुम्हें थोड़ा बहुत टेम्परेचर का निशान दिखाई दे यहाँ पर, तो तुम इसको अमोनिया और वाटर में लिख सकते हो वापस। ठीक है, तो यहाँ से ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लैब में कैसे यूज़ किया जाता है इसको, लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लैब प्रिपरेशन ले लेते हैं इसकी। लैब में इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हम बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा गर्म करते ही वापस अमोनिया और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लैब प्रिपरेशन में देखो हमें क्या करना है, हमें वो तरीके अपनाने, वो रिएक्शन अपनानी है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बने। तो बेटा अमोनियम के सोल्ट लो और बेस के साथ रिएक्शन करवाओ,